परीक्षा में पूछता है। परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। ये क्वेश्चन सबसे पहला पूछेगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के उपाय, कि बिहार का पिछड़ापन आखिर कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी पूछता है। तो इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। देखिए, जब भी ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, इतना आप कंफर्म मान लीजिए, कम से कम एक पन्ना में आपका इसका आंसर लिखाएगा। अगर शॉर्टकट में, चूंकि हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट किए, देख रहे हैं ना, किसी भी पॉइंट के बारे में एक डेढ़ लाइन से ज्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी ना आप अगर कॉपी में लिखेंगे तो एक डेढ़ पन्ना में तो जरूर इसका आंसर लिखाएगा, क्योंकि ये जब भी पूछा जाता है तो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। ठीक है ना, जब भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों तो ये दीर्घ उत्तरीय में ही पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ सरकार के साथ साथ जनता में भी सुधार की जरूरत है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जनता में तो सुधार की जरूरत है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि अधिकारी घूस लेता है। अरे अधिकारी घूस आपसे जबरदस्ती तो नहीं लेता है, सीने पर गोली तान करके तो घूस नहीं लेता है। बताइए, अधिकारी अगर घूस क्यों लेता है? क्योंकि आप उसको घूस दे रहे हैं तब वो घूस लेता है। अगर आप उसको घूस देना बंद कर दीजिए, वो घूस क्यों लेगा, बोल दीजिए कि हम घूस नहीं देंगे, ईमानदारी से काम करिए, तो क्या करेगा भाई? तो एक आदमी कह देता है कि ठीक है हम घूस नहीं देंगे, दूसरा आदमी कहता है कि सर उसका छोड़िए ना, हमसे पैसा ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए। अधिकारी क्या चाहेगा? जो पैसा देता है उसका काम पहले हो जाएगा। यही ना होता है। अगर पूरा आदमी एक बार में बदलाव करना चाहे तो बदलाव आसानी से हो सकता है, लेकिन आदमी तो बदलाव करना नहीं चाहता है। एक आदमी पैसा नहीं देता है तो दूसरा कहता है कि सर मुझसे ज्यादा पैसा देते हैं, हमारा काम कर दीजिए। तो फिर बताइए कैसे होगा पूरा बदलाव? पूरा बदलाव नहीं ना होगा। हाँ, एक कृषि भी बहुत बड़ा समस्या है बिहार में, एक कृषि भी बहुत बड़ा समस्या है, ये बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना, चलिए अब प्यारे बच्चों, आप लोग का ना बहुत ज्यादा हम देखिए, बहुत भ्रष्ट नेता, नेता तो भ्रष्ट है ही जी। नेता अगर भ्रष्ट नहीं है तो फिर वो नेता कैसा? ठीक है ना, नेता अगर देखिए, एक चीज तो है कि नेता कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। एक बात सुन लीजिए, नेता कितनों कह दे कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, नेता ईमानदार हो नहीं सकता है। अगर वो ईमानदार होता तो आज नेता नहीं होता। ठीक है ना, अगर वो आज ईमानदार होता तो नेता नहीं होता, और नेता है तो ईमानदार नहीं है। ठीक है ना, ये बात आपको सोचना होगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, ईमानदार नहीं है। अगर कह देगा कि 100% दूध का धोया है, तो कोई भी प्यारे बच्चों दूध का धोया नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज पूरे क्लास में ना हम सिर्फ इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज पूरे क्लास में, ठीक है, पूरा जो 1 घंटा का क्लास चलेगा ना, उसमें हम सिर्फ एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। कारण भी बताएंगे कि क्या क्या कारण है, और उपाय भी बताएंगे कि आखिर पिछड़ेपन दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। तो दोनों चीज हम आपको बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग कारण की बात करते हैं कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो अगर कारण के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। आप लोग देख रहे हैं ना कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हम लोग ना ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2025 आते आते चाइना को पिछाड़ देंगे। बस चाइना से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं जनसंख्या के मामले में। अभी तक पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है, लेकिन हम लोग अब चीन को पीछे छोड़ रहे हैं इस मामले में। यानी कि जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, जनसंख्या प्यारे बच्चों इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, एकदम जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लेकिन पृथ्वी बढ़ रहा है, जमीन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं। पहले अगर प्यारे बच्चों पृथ्वी इतना था और इतना में इतना आदमी खा रहा था, अब पृथ्वी इतना ही है लेकिन इतना में इतना आदमी खा रहा है। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 बीघा खेत है, तो 2 बीघा से 5 आदमी खा रहा है साल भर। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य और बढ़ जाए, 9 सदस्य बढ़ जाए, तो 9 सदस्य बढ़ जाएंगे तो जमीन में तो नहीं ना बढ़ा, जमीन तो रह गया 2 बीघा। तो अब 2 बीघा में पहले 5 आदमी खाता था, 2 बीघा में 9 आदमी खाएगा, तो बताइए कम पड़ेगा? बताइए कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही बात है, देश में संसाधन सीमित है, जमीन सीमित है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ना। आज बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है, अगर पटना में चले जाइए शाम के समय में, अगर आप टहलने के लिए, सब्जी लेने के लिए ना, तो शरीर में शरीर रगड़ा करके पार होता है रोड पर भी। ठीक है ना, दिल्ली में अगर चले जाइए ना तो शरीर में शरीर रगड़ाएगा, इतना ज्यादा जनसंख्या है। मतलब रोड पर आप स्वतंत्र नहीं चल सकते हैं, अपने चाल में नहीं चल सकते हैं, दूसरों के चाल से आपको चलना पड़ेगा, इतना ज्यादा जनसंख्या हो गया है। तो इन सब चीजों के बारे में विस्तार से आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि आप लोग क्लास को तो लाइक किए नहीं हो। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग क्लास को पहले लाइक करिए। ठीक है ना, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए, फटाफट से, जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे भाई हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए तो फटाफट से। ठीक है ना, 1000 से ज्यादा बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में, तो कम से कम 1000 से ऊपर लाइक भी होने चाहिए, और कम से कम 500 तो शेयर जरूर होना चाहिए भाई। अगर 1000 शेयर हो जाता तो क्या बात है। तो जल्दी से लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए फटाफट से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला कारण क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या के कारण विकास के साधन कम होते जा रहे हैं। बिहार में इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है ना कि विकास के साधन कम होते जा रहा है, जनसंख्या का भरण पोषण मुश्किल होते जा रहा है। अभी हम आपको बताया ना कि संसाधन सीमित है, जमीन सीमित है, और उतना जमीन में अभी आप लोग जाते होंगे बिहार में किसी भी कोने में चल जाइए, अधिकतर जनसंख्या देखेंगे कि रोड के किनारे ना झोपड़पट्टी में बसा हुआ है। अधिकतर देखेंगे कि रोड के किनारे झोपड़पट्टी में बसा हुआ है। समझ में आया? तो अच्छा ये बताइए, वो जो झोपड़पट्टी में बसा हुआ है, झोपड़पट्टी वाला जनसंख्या कहां जाएगा जी? हैं? क्योंकि उसके पास तो जमीन नहीं है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रहा है। क्या झोपड़पट्टी वाला जो आदमी सब है, क्या जनसंख्या नहीं बढ़ा रहा है? क्या बच्चा पैदा नहीं करता है? बच्चा पैदा करता है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो जनसंख्या बढ़ा रहा है। खुद का रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन 4-5 बच्चा पैदा कर दिया है उसको, और बताइए वो कहां जाकर रहेगा? वो भी जब बड़ा होगा तो रोड के किनारे बसेगा, किसी नदी के किनारे बसेगा, लूटपाट करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, क्या होगा? लूटपाट करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, मर्डर करेगा, और क्या करेगा? यही ना होगा।
ठीक है। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इसका एक कारण है कि बिहार में जनसंख्या के कारण विकास के साधन कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या का भरण पोषण मुश्किल होते जा रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब प्यारे बच्चों दूसरा कारण आधारिक संरचना का अभाव। बिहार में क्या है? आधारिक संरचना का अभाव है। अभी गर्मी का दिन है, अभी किसान का फसल प्यारे बच्चों सूख रहा होगा। अब जब कुछ दिन के बाद जब धान का रोपनी होगा तो देखिएगा कि किसान पानी के लिए बेचारा ललायित हो जाता है। ऊपर देख रहा है आसमान में क्या पानी पड़ेगा, अब पानी पड़ेगा, अब पानी पड़ेगा, अरे इधर से बादल लग गया है लेकिन इधर से हवा आ जाए, बादल को उड़ा दिया। ठीक है ना? मतलब बेचारा किसान क्या करता है? बादल ही निहारते रहता है कि अब पानी पड़ जाए, अब पानी पड़ जाए, लेकिन पानी पड़ने का नाम नहीं लेता है। तब किसान क्या करता है? बिजली पर आश्रित होता है कि अच्छा मोटर चला लेंगे, ठीक है ना, लाइन आएगा तो मोटर चला लेंगे, मोटर चला करके सबमर्सिबल चला करके क्या करेंगे? पटौनी कर लेंगे, खेत को क्या करेंगे? पटाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बिजली का व्यवस्था यहाँ बढ़िया नहीं है। अब मोटर चलाए तो किसान चलाए कैसे? बताइए, बिजली का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सड़क का व्यवस्था नहीं है, सड़क का व्यवस्था नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जी जब से आए हैं ना, सड़क का व्यवस्था बहुत हद तक सुधर गया है, लेकिन हमारे गांव में नहीं सुधरा है। तो हम कैसे माने भाई कि सड़क का व्यवस्था सुधर गया है? हमारे गांव में ना आज तक सड़क सुधरा ही नहीं है। तो सड़क का व्यवस्था का भी दिक्कत है, सड़क नहीं है भाई। इसके अलावा सिंचाई का अभाव है। सिंचाई का अभाव आप लोग देखते होंगे, उत्तरी बिहार में हर एक साल बाढ़ आ जाता है। कोसी नदी, गंगा नदी में तूफान आता है, पूरा बाढ़ आ जाता है, सब घर का घर डूब जाता है, परिवार एकदम तहस नहस हो जाता है। लेकिन वहीं अगर दक्षिण बिहार में चले जाइए, मिडिल बिहार में जाइए तो सुखाड़ आता है। जहानाबाद चले जाइए, नालंदा डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, तो इन सभी जगहों पर ना सुखाड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सुखाड़ है। अच्छा, सरकार को चाहिए था कि सिंचाई का बढ़िया व्यवस्था करे, नहर खुदवाए, ठीक है ना, तो सिंचाई का बढ़िया व्यवस्था है नहीं, तो न बिजली है, न सिंचाई है, न सड़क है। तो बताइए आधारभूत संरचना का भी अभाव होगा कि नहीं होगा? विकास कर पाएगा कभी? कभी विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य में यानी कि बिहार में क्या है? सड़क का अभाव है, बिजली का अभाव है, सिंचाई का अभाव है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की भी कमी है। शिक्षा तो यहाँ सबसे ज्यादा गया गुजरा है, ठीक है ना। इसको बिहार की शिक्षा ना खिचड़ी वाला शिक्षा हो गया है। बच्चे लोग यहाँ पर थाली लेकर के जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए। खिचड़ी सरकारी स्कूल का हम भी खाए हैं, ठीक है ना। सरकारी स्कूल का खिचड़ी प्यारे बच्चों हम भी खाए हैं। कम से कम आज आप लोग जाकर के बेंच पर बैठते होंगे और सरकारी स्कूल में जाकर के ना आराम से बेंच लगा रहता है, कम से कम आपको बेंच पर बैठने के लिए मिल जाता है। कम से कम आपको थाली घर से लेकर के अब नहीं जाना पड़ता है। हम जिस समय 8वां 9वां तो नहीं प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे ना, जिस समय हम तीसरा चौथा 5वां में पढ़ते थे, हमको आज तक याद है कि घर से वो सीमेंट का बोरा ले जाते थे या फिर एगो खाद वाला बोरा, चाहिए क्योंकि खाद वाला बोरा ज्यादा चौड़ा होता है, सीमेंट वाला बोरा छोटा होता था, उस पर बैठने में दिक्कत होता था। तो खाद वाला बोरा लेकर के जाते थे और खाद वाला बोरा ले जाकर के बिछा देते थे नीचे जमीन पर। और खाद वाला बोरा में ना पीछे के साइड में ना वो थाली क्या करते थे? थाली रखे रहते थे, ठीक है ना। घर से वो थाली लेकर के जाते थे कि खिचड़िया मिलेगा देखने में खाएंगे, समझ गए। तो घर से वो थाली लेकर के जाते थे और एगो सीमेंट वाला चाहे खाद वाला बोरा लेकर के जाते थे कि जाकर के बिछाएंगे और थरीवा में खाएंगे, समझ गए। तो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है ना वो थाली वाला है, समझ में आ गया। और अधिकतर दिन तो खिचड़ी में पिल्लू निकल जाता था, लेकिन फिर भी कोई खाना नहीं छोड़ता था, ठीक है। तो दिक्कत होता था प्यारे बच्चों। बिहार का शिक्षा व्यवस्था ना बस खिचड़ी खाने वाला शिक्षा व्यवस्था बनकर के रह गया है। कम से कम अभी आप लोग सरकारी स्कूल में जाते होंगे तो बेंच मिलता है, लेकिन हम लोग के टाइम में बेंच भी नहीं था, नीचे जमीन पर बोरा बिछा करके बैठना पड़ता था। और उसी बोरा में ना 4 किताब भर लेते थे और किताब भर करके सरकारी स्कूल निकल जाते थे कि चलो भाई अब सरकारी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके का शिक्षा व्यवस्था हम लोग देखे हैं कहीं। और आज भी शिक्षा व्यवस्था सुधरा नहीं है। मतलब सोच लीजिए ना कि आज कितना साल हो गया, 15 साल 20 साल हो गया ना, लेकिन आज भी शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। आज भी शिक्षा व्यवस्था वही है, बस अंतर इतना है कि सरकारी स्कूल का बिल्डिंग थोड़ा सा नया हो गया है, नहीं तो जर्जर स्थिति था। आज भी जर्जर स्थिति बहुत जगह है। तो सरकारी स्कूल का बिल्डिंग सुधर गया, नया भवन बन गया, लेकिन उसके अंदर पढ़ाई नहीं। उसके अलावा मास्टर साहब बदल गए, मास्टर साहब बदल गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था नहीं बदला, ठीक है ना। मास्टर साहब बदल गए लेकिन शिक्षा व्यवस्था बिहार का नहीं बदला है, ठीक है ना। बच्चे सब वही हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लो और प्राइवेट स्कूल में कोचिंग चले जाओ, ठीक है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों होते रहता है, समझ गए ना। और सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि सर हम भी थाली लेकर के गए हैं और खिचड़ी खाए हैं। हाँ जी बिल्कुल, समझ गए ना। चलिए ये सब देख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं कि हमारे गांव में यही हाल है सर। अरे आपके गांव में नहीं, बिहार के सब जगह पर यही हाल है। बिहार में ना सब जगह पर यही हाल है, ठीक है ना। जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ाई किए हैं उनको भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई वाले तो अपना अलग रुतबा में रहते हैं, उनका तो भाई रहन सहन विधि व्यवस्था, क्योंकि उनके पिताजी के पास पैसा है तो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। अब जिनके पास पैसा नहीं है क्या करेंगे? हम लोगों के पास जब बचपन में थे तो पिताजी खेती करते थे, हल्का फल्का आमदनी होता था तो उतना ज्यादा पैसा नहीं था, तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन किसी भी तरीके से पिताजी प्राइवेट स्कूल में हम लोग का एडमिशन करवाए और प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके आज प्यारे बच्चों हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, ठीक है ना। तो सरकारी स्कूल सब वैसे ही है, मतलब शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो शिक्षा का तो स्थिति एकदम खराब ही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य का। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य का। सरकार ने जगह जगह पर सरकारी हॉस्पिटल बना करके रखी है कि सरकारी हॉस्पिटल में लोग जाएगा इलाज कराएगा। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो क्या होगा? कहेगा कि 2 रुपया की पर्ची कटाइए। 2 रुपया की पर्ची तो कटा लीजिएगा, पर्ची कटा करके बैठल रहिए। डॉक्टर साहब कब आएंगे? भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं? तो अब डॉक्टर साहब अपना प्राइवेट क्लिनिक पर देख रहे हैं। है सरकारी डॉक्टर और देख रहा है कहाँ? प्राइवेट क्लिनिक पर, समझ गए ना। सबसे पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, डॉक्टर साहब 4 घंटा इंतजार करने के बाद आएंगे, बैठेंगे और कहेंगे, लिखेंगे क्या हुआ है भाई? ये हुआ है, चलिए दवाई लिख दिए, दवाई लिख दिए। अब दवाई सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल में ही मिल जाएगा, लेकिन दवाई आपको सरकारी अस्पताल में नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा? तो दवाई आपको मिल जाएगा प्राइवेट, मतलब जहां मेडिकल है, समझ गए ना। प्राइवेट से आपको दवाई लेना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जांच लिख देगा। अब जांच ऐसा लिखेगा कि प्राइवेट में आपको करवाना पड़ेगा। तीसरा चीज, बहुत बार तो ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल में जांच करवाने के लिए जाइए तो डॉक्टर साहब ये भी बोल देते हैं कि देखिए ये चीज हो गया है, आपको ये चीज दिक्कत है, इसका व्यवस्था ना यहाँ पर है नहीं, इसका व्यवस्था आपको प्राइवेट क्लिनिक पर मिलेगा। ऐसा करिए हमारे प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाइए, वहां पर बढ़िया व्यवस्था है, आपको एकदम बढ़िया से जांच भी हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा। मतलब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर साहब आकर के प्राइवेट ग्राहक खोज रहे हैं अपना, समझ गए ना। तो ये सब सरकारी
अस्पताल का व्यवस्था है। जब तेजस्वी जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी कौन है, अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तेजस्वी प्रसाद यादव, जब वो किसी अस्पताल के निरीक्षण में जाते हैं, अस्पताल जांच करने के लिए जाते हैं ना, तो 2 दिन पहले चिट्ठी निकल जाता है कि जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी इस फलना सरकारी अस्पताल को जांच करने। डॉक्टर सब मिलकर के क्या करता है, एकदम रंग पोत करके 2 दिन पहले एकदम चकाचक कर देता है। मतलब 2 दिन पहले एकदम बदहाल स्थिति में था, और जब मंत्री जी जांच करने के लिए जा रहे हैं ना, तो एकदम बढ़िया स्थिति में आ गया 2 दिन। मंत्री जी को लगा क्या सरकारी अस्पताल का तो स्थिति एकदम बड़ा बेजोड़ है, सरकारी अस्पताल तो एकदम बढ़िया है, एकदम खूबसूरत है। मंत्री जी खुश, उनके चमचागिरी से खुश, लेकिन स्थिति क्या है जो बिहार की जनता देख रही है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, राज्य में सड़क, बिजली और सिंचाई का तो अभाव है ही, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी भयंकर कमी है। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा, जब तक स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, जब तक बिजली का स्थिति नहीं सुधरेगा, जब तक सिंचाई का स्थिति नहीं सुधरेगा, लोग क्या करेंगे, चोरी डकैती न करेंगे, छीना झपटी न करेंगे, बताइए क्राइम बढ़ेगा ही ना। ये सब बात है प्यारे बच्चों। अब तीसरा होता है क्या, तीसरा है कृषि पर निर्भरता, ठीक है ना। कृषि पर निर्भरता, यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है ना, वो खेती पर निर्भर है, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जिनके पास जमीन है वो बेचारे अपने खेत में काम कर रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है वो कहीं ना कहीं 10,000 वाला नौकरी कर रहे हैं। मजदूर बिहार के ना, मजदूर दिल्ली में जाकर के, हैदराबाद में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के, मुंबई में जाकर के 10,000 रुपया, 15,000 रुपया पर ना काम करते हैं। सोच लीजिए, 12 घंटा उनसे काम लिया जाता है, पूरा एकदम हार्ड काम लिया जाता है किसी फैक्ट्री में, और तब जाकर उनको महीने का क्या मिलता है, 10,000 15,000 रुपया मिलता है, और बेचारे उससे अपना पूरा परिवार चलाते हैं, समझ गए ना, अपना पूरा परिवार चलाते हैं, और तब जाकर के समझ गए ना, उनका घर परिवार चलता है। तो बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, पूरा एकदम फुल्ली कृषि पर, समझ गए ना। लगभग 80% जनसंख्या यहाँ कृषि पर है। हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। अच्छा, अब कृषि पर आधारित है तो ऐसा बात भी नहीं है कि कृषि का एकदम अत्याधुनिक तरीका यहाँ पर आ गया है। पुराना तरीका से खेती होता है, उपज बहुत कम होता है। क्या करे, पूंजी का अभाव है लोगों के पास, किसानों के पास क्या है, पूंजी का अभाव है। पुराने तरीके से खेती होते हैं जिसके कारण क्या होता है, समझ गए ना, पुराना तरीका से खेती होता है, जिसके कारण से यहाँ उपज भी कम होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 कारण हो गए, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव और कृषि पर निर्भरता। और भी बहुत सारे कारण हैं। बाढ़ सुखाड़ की स्थिति, प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से लाखों करोड़ों का संपत्ति बर्बाद होता है, ठीक है ना। और बाढ़ और सुखाड़ के बारे में ना प्यारे बच्चों आपको हम क्या बताएं, हमें जानकारी है कि बाढ़ और सुखाड़ के चलते यहाँ कितना लूट मचता है, समझ गए ना, क्योंकि हम उस चीज में काम करते हैं और हमें पता है कि बाढ़ और सुखाड़ के चलते यहाँ क्या लूट मचता है, ठीक है ना। लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल बर्बाद करता है। देखिए, चूंकि हम कटिहार में रहते हैं, कटिहार में हमारा जॉब है, तो होता क्या है, ये कटिहार बाढ़ पीड़ित इलाका है, हर एक साल यहाँ बाढ़ आता है। और जब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ जो कहने का मतलब कि जिस जिस परिवार के घर में पानी घुसा है ना, सरकार उन सभी परिवारों को 6-6 हजार रुपया देती है, ठीक है ना, राहत कोष के नाम पर 6 हजार रुपया आपको दे रहे हैं। अब देखिए उसमें से होता क्या है, जो वार्ड सदस्य है, जो मुखिया है, बाकी जो अधिकारी सब है, सब चाहता है कि बाढ़ आ जाए, सब चाहता है कि बाढ़ आ जाए। क्योंकि बाढ़ के कारण हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी सब चाहता है कि बाढ़ आ जाए। पता है काहे, पता है काहे, बहुत सारे व्यक्ति भी मर जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग चाहता है कि बाढ़ आ जाए। क्यों पता है, क्योंकि सरकार 6-6 हजार रुपया देता है, ठीक है ना। वार्ड सदस्य के द्वारा रुपया मिलता है लोगों को। अब वार्ड सदस्य क्या करता है कि सब परिवार के कहता है कि 6 हजार रुपया लेना है, हाँ तो 1 हजार रुपया हमारा रहेगा, बाकी सब तुम्हारा रहेगा, ठीक है ना। 6 हजार में 1 हजार हमारा, बाकी सब तुम्हारा। आदमी सबको क्या लगता है, सरकार तो पैसा दे रहा है, फ्री का पैसा है, 5 हजार तो कम से कमाया, 5 हजार तो कम से कमाया। विधायक अपना अलग फेर में लगल है, विधायक सोच रहा है कि सब आदमी को 5-5 हजार, मतलब 6 हजार की जगह पर 5-5 हजार भी कम से कम दिवा दे, कि अगला बार कहने का मौका मिलेगा कि देखो रे भाई, हम विधायक थे तो तुम लोग को 5-5 हजार रुपया दिवाए थे, हम लोग को वोट दो, हमरे वोट दो, समझ गए ना। मतलब सब अपना अपना आटा गीला करने में लगा हुआ है, समझ गए। तो होता क्या है कि सबसे 1-1 हजार रुपया लिया जाता है। अब बताइए, अब सबसे 1-1 हजार रुपया अगर लेगा, अगर प्यारे बच्चों 50 हजार परिवार भी है, तो सोच लीजिए कितना रुपया हो गया, कितना रुपया हो गया, करोड़ों रुपया अधिकारी सब घोटाला कर रहे हैं। ये सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं